हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू डी आर। आज हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रहने वाला है, इसमें हम बेसिक सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लाइक बोर्ड में भी काम आएंगी और जेई मेंस और एडवांस में भी काम आएगी। और यहाँ पे कोई नीट का बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम देखा होगा आपने 25 में भी या फिर पहले भी, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपके घरों में चारों तरफ दिखती है आपको, है ना, उसी चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वही चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जो आपने लाइक 10th में पढ़ा होगा। 10th में 4 चैप्टर पढ़े थे, रे ऑप्टिक्स, है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म, ह्यूमन आई। ये चारों चैप्टर का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वही इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यहाँ पे हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टेट, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें देखी है हमने बेसिक। अब ये लास्ट चैप्टर अपना इलेक्ट्रो से रिलेटेड, फिर मैग्नेटिज्म स्टार्ट होता है इसके बाद में। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यहाँ पे लाइक सबसे मैं पहले स्टार्ट करता हूँ बेसिक चीज़ों से। ठीक है, जो इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी को कंडक्ट करती है। लाइक हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो हमें चार्ज के बारे में पढ़ना होगा, है ना। लाइक हमें कि आपका जो वायर है, तो वायर है तो आपका कंडक्टिंग वायर क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके घर में वायर है तो वो वायर है तो उसके ऊपर प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो इंसुलेटर है, और उसके अंदर जो वायरिंग है, जो भी कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, किसी का, वो मेटल है, वो कंडक्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, और एक इंसुलेटर हो गया, एक कंडक्टर हो गया। और कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मतलब लाइक इंसुलेटर जैसे होते हैं, उनको सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। तो ये सेमी कंडक्टर का भी हमारा चैप्टर रहेगा, जो लास्ट में 12th क्लास में मतलब 12th क्लास के लास्ट चैप्टर रहेगा अपना सेमी कंडक्टर। वो भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट वो भी करेंगे। तो ये आपको मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि लाइक आपका ये मान लो ये वायर है आपका। ठीक है, तो ये वायर है तो इसके अंदर जिस मेटल से या जिस मटेरियल से बना है उसको उसके बारे में बात करेंगे, तो वो कंडक्टर है। तो बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ कि कंडक्टर को आप कैसे याद रखोगे। कंडक्टर बेसिकली, जो कंडक्टर है आपका, ये ध्यान रखना, कोई भी कंडक्टर होगा तो उसके पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे। ओके, मतलब उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी का मोमेंट होता है। आपने पढ़ा होगा ना कि चार्ज का फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। तो वो चार्ज क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन से ही तो बना है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो एक तरह से, तो इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है, ध्यान रखना। जैसे हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, करंट जा रहा है, तो एक्चुअल में जो आपका कंडक्टर है ना, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्या है आपको पता है ना। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टेट में स्टार्टिंग में चार्ज की बात कर रहे थे, तो चार्ज में आपको मैंने बताया था Q इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उन्हीं का मोमेंट होता है। तो ये हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं, वो कंडक्टर्स वो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनके मोस्ट आउटर सेल में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो। मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे उतना ही ज़्यादा वो कंडक्टिंग मटेरियल रहेगा आपका। ठीक है, तो सिंपल सा बताएगा, लाइक मेटल्स जो भी आपके पी ब्लॉक में आप देखते हो, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पी ब्लॉक में जो आप देखते हो एलिमेंट्स, जहाँ पे जो मेटल्स है, वो मेटल्स, सभी मेटल्स आपकी कंडक्टर होती है। ठीक है, जैसे आपके जो भी लोहे की चीज़ हो गई, स्टील की चीज़ हो, ये सब के सब कंडक्टर्स है, क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ आप समझ गए होंगे कि कंडक्टर क्या है। कंडक्टर बेसिकली क्या है, मटेरियल के वो पार्टी एक मेटल से एक तरह से, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करती है। और क्यों अलाउ करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो बेसिक फंडामेंटल आप समझ गए कि कंडक्टर क्या है, सिंपल, जो भी मेटल्स होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को आगे फॉरवर्ड करने के लिए वैलिड होते हैं, सिंपल इतना। ठीक है, फिर आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर लाइक प्लास्टिक की कोई चीज़ें हो गई, है ना, जिनमें हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता है। पता है ना, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर एक कोटिंग होती है ना, प्लास्टिक का वायर चढ़ा होता है उस पर। ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ, इंसुलेटर। इंसुलेटर सीधी सी बात है, उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो उनको आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करोगे ना किसी भी चार्ज से, तो चार्ज जाएगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलोगे, इंसुलेटर। ओके, बेसिक समझ गए कि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं।
सिंपल, समझ गए, बेसिक बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, एक मटेरियल ऐसा भी आता है जो क्या होता है, ना तो मेटल होता है, लाइक ना तो कंडक्टर होता है ना इंसुलेटर होता है, मतलब बीच का होता है वो लगभग, ठीक है। लेकिन वो ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पे तो नॉर्मली आपको एज ए बिहेव करेगा कैसे, इंसुलेटर। और जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो लाइक उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टूट के इधर उधर भागने लग जाएंगे, है ना। और वो इलेक्ट्रॉन टूट के भागने लगे, इसका मतलब वो एज ए कंडक्टर वर्क करने लग जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। मतलब ये ना तो इंसुलेटर है ना कंडक्टर है प्योर, ठीक है, सेमी कंडक्टर है। मतलब रूम टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर वगैरह देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओके, जैसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे इसके ऊपर, जिसमें डायोड वगैरह ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वहाँ पे। ओके, चलो तो ये आपको बेसिक बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और कंडक्टर क्या है, ठीक है। बाकी आपको ये मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप पढ़ लेना। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम करंट की बात करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे और करंट डेंसिटी की बात करेंगे। दो हमारे बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक करंट, लाइक इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आप खुद सोचो इलेक्ट्रिक करंट क्या है। हमने 10th क्लास में पढ़ा था भाई, फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सा, कोई सा भी आपके पास कोई भी वायर है और वायर के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इसको मैं किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट करूं, इसको मैं किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट करूं तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपने चार्ज के बारे में पढ़ लिया है, Q इक्वल टू एनी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब यहाँ पे इसको की ऑन नहीं किया था, ये ऑफ था, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन था ना वो अपना मस्ती से पड़ा रहता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फ्लो नहीं करता। मतलब कंडक्टर है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन उसमें जब तक उसके कोई बैटरी वगैरह नहीं कनेक्ट करोगे ना, तब तक उसमें कोई भी फ्लो नहीं होगा, मतलब कोई भी चार्ज का, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। मतलब चार्ज इधर उधर भाग रहे होंगे, ठीक है, रैंडम मोशन कर रहे होंगे, लेकिन कहीं से डिस्प्लेस नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। उनका मोमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं आता यहाँ पे। ये चीज़ ध्यान रखना कि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है, ये ध्यान रखना। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में आगे नहीं बढ़ रहा होता है, मूव तो कर रहा होता है, वो अपने ऑर्बिट में तो करेगा ही ना, ठीक है, बट उसकी वजह से कोई करंट नहीं आता। और जैसे इसको ऑन कर देते हैं हम, जैसे इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, जैसे इसको ऑन करते हैं हम, तो ऑन करते ही ध्यान रखना, इसमें ऑन करते ही इस टर्मिनल पे, मतलब यहाँ पे बैटरी ऑन करते ही क्या, यहाँ से बैटरी ऑन करते ही इस जो भी कंडक्टर है हमारे पास, इसके पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे V होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे V होगा। मतलब इसके अराउंड, इस वायर के अराउंड क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसका मतलब इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लग गया। जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के आते हैं इलेक्ट्रोस्टेट में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा, जब पोटेंशियल डेवलप होगा। मतलब किसी न किसी बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्चुअल में क्या होता है, इधर समझो, तो उस वायर के अंदर क्या होता है, जैसे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, मतलब यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी लगा के और यहाँ पे कनेक्ट किया आपने, तो वो जो भी सारे इलेक्ट्रॉन्स थे अभी इधर उधर भाग रहे थे, मतलब इधर उधर जाके अपनी जगह ही जा रहा था, और ये भी रैंडम मोशन कर रहा था और ये भी अपनी जगह ही था। ये कब था, जब बैटरी का कोई पोटेंशियल नहीं था। जैसे हमने बैटरी का पोटेंशियल लगाया तो ये क्या हुआ, ये वायर, ये जो भी अपना इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन तो किया, लेकिन वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कर गया, थोड़ा सा वो क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। अच्छे से समझना यहाँ पे, इस तरीके से वो क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। पहले ए पे था, अब बी पे पहुंच गया, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ। इसका मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आया। अब ऐसे ही एक कंडक्टर में लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये डिस्प्लेस हुआ, ऐसे ही सारे के सारे डिस्प्लेस हुए होंगे, है ना। तो
होता क्या है, जैसे आप पोटेंशियल लगा देते हो ना, मतलब बैटरी कनेक्ट करते हो, तो सारे के सारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो इधर से इधर चलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, अभी एज ए पॉजिट्रॉन काउंट करके चलो। पॉजिट्रॉन क्यों? क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हम पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, तो इसको मैं हाई पोटेंशियल मान रहा हूँ, इसको लो पोटेंशियल मान रहा हूँ। तो इसको एज ए पॉजिटिव चार्ज काउंट करके चलो। चार्ज होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, तो यहाँ पे एज ए पॉजिट्रॉन मान के चलो कि मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि पॉजिटिव चार्ज को मैं आगे मूव कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे ना, जैसे आर्मी मैन होते हैं ना, और सारे एक साथ एक डायरेक्शन में चलने की कोशिश करते हैं, वैसे चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कंडक्टर के अंदर की बात बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ऐसा होता है। जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लो कॉपर है, तो कॉपर के पास में लास्ट वाले ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा, और वो फ्री होते ही अब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस तुमने लगाया, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, तो उस कंडक्टर में क्या होता है, इधर इधर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। उस हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल की वजह से, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से वहां पे अंदर की साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लग जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे V जीरो था तब तो कुछ नहीं था, जैसे V नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ ना कुछ बैटरी कनेक्ट किए तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही क्या होता है, चार्ज भागना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो चार्ज इधर से इधर भागेगा। तो ये इधर से इधर जितने भी चार्ज भागते हैं हमारे, मान लो Q इक्वल टू एन। अब जितना कितना चार्ज का फ्लो हुआ, सिंपली पहले तो हम देखते हैं कि I जो हमारा जो चार्ज था हमारा, वो कितने टाइम में गया, जो चार्ज का फ्लो हुआ वो कितने टाइम में हुआ। मतलब एक्चुअल में नॉर्मल तरीके से हम बोले कि जो चार्ज का फ्लो है उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे किस तरीके, I इक्वल टू डेल्टा क्यू, मतलब ओवरऑल चार्ज का कितना चार्ज गया और कितने टाइम में गया, सिंपल। तो इसको बोलेंगे हम क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। आई से डिनोट करते हैं करंट को, और आई को डी क्यू अपॉन डी टी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो करंट हुआ। अब इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर भाई साहब ने बताई कि इसकी यूनिट एक तो खुद के नाम पे रखी, और एक क्या हुई, कुलाम। इसको देखो फॉर्मूला देखो, क्यू अपॉन टी है, तो इसका एक तो ये कुलाम पर सेकंड भी होता है और एम्पियर भी होती है। ये दोनों ही यूनिट है ना यूज कर सकते हो, जिसमें एम्पियर यूनिट आपकी एसआई यूनिट है, बाकी दोनों एमकेएस यूनिट है, ध्यान रखना। ओके, समझे? चलो भाई, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ एक कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इस फॉर्मूले से और चीजें भी देख लेते हैं एक बार। देखो इस फॉर्मूले से और क्या क्या चीजें देख सकते हैं हम। हमें पता है I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है ना। तो ये तो क्या है, एवरेज करंट है ये। जब डेल्टा की बात आती है तो इसका मतलब डेल्टा बड़े बड़े चेंजेस को दिखाता है, तो ध्यान रखना ये एवरेज करंट को दिखाएगा आपका। और यहाँ पे मान लो किसी पर्टिकुलर किसी टाइम टी पर या पर्टिकुलर किसी टाइम पर आपको करंट पूछ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, उस करंट को बोलोगे इंस्टेंट करंट। तो इंस्टेंट डेल्टा की जगह डी ले लेते हैं फिर हम, क्योंकि अचानक से बिल्कुल माइनर सा टाइम का चेंजेस हो रहा होगा वहाँ पे, तो उसको बोलेंगे हम डी क्यू अपॉन डी टी। ओके, तो ये एवरेज करंट के लिए, ये इंस्टेंट करंट के लिए। अब आपके पास मान लो यहाँ पे जो Q है वो T का फंक्शन हो, तो उसका डिफ्रेंशिएट करके आप करंट निकाल सकते हो, पर्टिकुलर जो भी टाइम दिया गया है उस पर निकाल सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे मान लो कभी कभी क्या वो होता है, अपने को चार्ज पूछ रहा होता है और करंट दे रखा होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। इस डी टी को उधर मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो डी क्यू का क्या हो जाएगा, डी क्यू का होगा क्यू इक्वल टू आई डी टी। अब यहाँ पे ये कब यूज करना है, जब आपको करंट की इक्वेशन दे रखी हो, करंट वेरिएबल हो टाइम के साथ साथ, और चार्ज पूछा गया हो। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। तो ये भी याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। ओके, चलो इसका जैसे कोई एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं आपको। ठीक है, मान लो यहां पे
सिंपली क्यू आपको दे दिया कि 2t² प्लस 3 और वो पूछ लिया कि बताओ t इक्वल टू 3 सेकेंड पर कितना करंट होगा, सिंपली पूछ सकता है वो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2t² में 2 आगे आएगा, 2 इंटू टू टी प्लस 3, तो कितना आया 4t। अच्छा ये जीरो हो जाएगा कांस्टेंट का, तो 4t आ गया, I इक्वल टू 4t। और t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी, 3 सेकंड पे पूछा था वो, तो 4 इंटू 3, तो कितना आया 12 सेकंड। समझ गए, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे मान लो इसी तरीके से एक और आ जाए कि I इक्वल टू, मतलब आपके पास पूछ ले कि मान लो I इक्वल टू ऐसे इक्वेशन दे रखी है कि 2t प्लस 1 दे रखा है, ठीक है, और आपको पूछ रहा है, चार्ज पूछ लिया वो मान लो, तो आप क्या करोगे, तो आपके पास I की इक्वेशन है t की फॉर्म में और आपको q पूछ रहा है वो, ठीक है, और वो बोल रहा है कि t टाइम पर t इक्वल टू 0 पर आपके पास चार्ज, जो चार्ज था वो 3 माइक्रोकूलम था, तो वो पूछ रहा है कि t इक्वल टू बताइए 10 सेकंड पर q कितना होगा। ओके, तो सिंपली इतना सा पूछ ले आपसे, तो आपको क्या करना है, आपके पास I की इक्वेशन है, अभी अभी हमने पढ़ा क्या कि I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। अच्छा I दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है आपको, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, तो इंटीग्रेशन करोगे आप, और इंटीग्रेशन के लिए देखो ये डी टी की इक्वेशन है इधर, तो यहाँ पे टाइम रखोगे आप, इधर डी क्यू है तो इधर चार्ज रखोगे, तो चार्ज की लिमिट दे रखी है देखो 3 माइक्रोकूलम कब था, t इक्वल टू 0 पर, तो 0 टाइम पर, ध्यान से देखना यहाँ पे 0 टाइम पर कितना चार्ज था 3 माइक्रोकूलम, और 10 सेकंड पर, तो 10 सेकंड फाइनल, तो 10 सेकंड पे यहाँ पे q लिख देते हैं हम, q अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यू का क्या हो जाएगा q, लिमिट रख दो 3 से q तक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आई डी टी। अब I की इक्वेशन रखो, I की इक्वेशन आपके पास ये, I की इक्वेशन आपके पास 2t प्लस 1, ठीक है, और इंटीग्रेशन किसके साथ, dt के साथ, और लिमिट 0 से 10, इसको आप सोल्व कर लोगे आराम से। अब देखो कैसे करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करना है। अच्छा इसको तो अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो, तो q माइनस 3 ये लिमिट रख दिया हमने इसमें, और इसका करोगे तो 2t² अपॉन 2, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ध्यान रखना है ना, तो 2t² अपॉन 2 प्लस 1 का t हो जाएगा, और ये 0 से 10, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो आप लिमिट रखोगे t² प्लस t में 0 से 10 तक, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर पाओगे, देखो ये q माइनस 3 हो गया ये, और इधर इस वाले टर्म को इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10, और 0 रखोगे तो ये 0 0 रह जाएगा आपका, ठीक है। तो q माइनस 3 इक्वल टू ये 100 और ये 10, तो 110 आ गया ये, अब ये 3 उधर गया तो q इक्वल टू कितना आ गया 113 माइक्रोकूलम, ये चार्ज आएगा आपका, समझे, जो भी है माइक्रोकूलम में है या फिर जैसे भी है, जैसे यहाँ पे कूलम माइक्रोकूलम में कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो माइक्रोकूलम में, ठीक है, समझ गए। ऐसे मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, क्वेश्चन कैसा ही आए आप इजीली तरीके से कर पाओगे। ओके चलो आ जाओ, अब इसकी थ्योरी पे देखते हैं हम। चलो भाई, तो यहाँ पे बेसिक चीजें हमने देख ली कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज में हम सिंपल ओनली ऑन क्या पढ़ेंगे, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। लिमिट टेंस तो करेंगे, मतलब बहुत हल्के टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, तो I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी,
इस डी क्यू अपॉन डी टी को क्या बोलेंगे हम? इंस्टेंट करंट, याद रखना जो मैंने आपको बता दिया है, आई इंस्टेंट। इंस्टेंट करंट मतलब डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, और एक डी क्यू का भी मैंने बताया, डी क्यू का इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, है ना। यदि आई दे रखा है और क्यू पूछा है तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। यूनिट की बात मैंने बता ही दिया है आपको कि क्या क्या याद रखना है, एम्पियर और कूलम्ब पर सेकंड, ओके। चलो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये अभी अभी मैंने करवाया है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कर लोगे या मैं कराऊं? कर लोगे भाई तुम, ठीक है। एक पॉज करके ये वीडियो देखना और स्क्रीनशॉट रखना, तो इसमें आप t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकाल पाओगे। हमें पता है q इक्वल टू ये दे रखा है, तो करंट निकालना है, तो i इक्वल टू अभी अभी पढ़ाया था हमने, चलो मैं कर देता हूँ, डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी क्यू अपॉन डी टी, ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका मतलब है आपको मैं जो लिंक दे रहा हूँ उसके अंदर डीपीपीज मिलेगी, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट डीपीपी सेकंड डीपीपी करना है आज। तो डी क्यू अपॉन डी टी करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 इंटू 2 4 टी प्लस 3, तो आई इक्वल टू कितना आया, टी की वैल्यू भी रख दो 4 इंटू, अच्छा ये 0 हो गया, अभी अभी किया था हमने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन, 4 इंटू 2 तो कितना आया 8 एम्पियर, समझ गए। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको, सिंपल सिंपल, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब आता है करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी, देखो करंट डेंसिटी एक्चुअल में क्या है, आपको पता है कि जो करंट होता है, पहले करंट के बारे में और बात कर लेते हैं। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना, जो करंट है ना वो क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी मानी गई है। अब आप बोलोगे सर इसकी तो डायरेक्शन तो होती है, हाँ डायरेक्शन होती है, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता ये। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि इधर से 5 एम्पियर आ रहा है और इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, तो आपके पास ये 7 एम्पियर ही जाता है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि इनके बीच में 90 डिग्री है तो कुछ 5 और 2 का कुछ वेक्टर लॉ लगा के आप कर रहे हो। यहाँ पे एंगल यदि 90 है तो भी 7 एम्पियर जा रहा है, और यदि दोनों के पास मतलब 5 एम्पियर इधर से आया 2 एम्पियर इधर से आया तो भी, और इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो भी इधर से करंट कितना जाएगा, 7 एम्पियर ही जाएगा। मतलब ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ध्यान रखना, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है ये, ओके। कोई वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, तो इसकी डायरेक्शन तो होती है, इसीलिए इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। बट अभी मैं बताऊंगा कि आप ये एज ए कंसीडर स्केलर क्वांटिटी क्यों करते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो इसको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो होती है बट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। वो ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन रखती हो लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो न करती हो उनको टेंसर बोल देते हैं, ठीक है। लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आपका, वो भी आपका टेंसर क्वांटिटी ही था, ठीक है। कई सारी क्वांटिटीज है जो टेंसर क्वांटिटीज होती है, मतलब वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो अब इसके बारे में और बात करते हैं हम, आ जाओ। अब ये मैंने अभी यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि अभी करंट डेंसिटी में काम आएगा ये काम, ठीक है। चलो आओ पहले करंट डेंसिटी देखते हैं कि करंट डेंसिटी एक्चुअल में क्या है। चलो तो करंट डेंसिटी एक्चुअल में ये बताती है, मतलब एक मतलब वही करंट की प्रॉपर्टी है कि आपके किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट पास हुआ। कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका, मतलब कोई भी वायर है तो उसके सामने का जो फ्रंट फेस होता है ना उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, पता है ना। किसी भी वायर के अंदर ये इसकी वायर की लेंथ है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर से कितना करंट गया, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन ध्यान रखना। और ये क्या है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बताती है कि J इक्वल टू, ये ध्यान रखना, इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं हम, J इक्वल टू कितना करंट गया,
मतलब कितना करंट गया और कितने एरिया से गया, ध्यान रखना। अब एरिया यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है और जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना, मतलब डायरेक्शन भी डिपेंड करती है कि इधर गया है या इधर गया है करंट। ओके, तो I इक्वल टू आप लिख सकते हो JA, J डॉट ए, एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ये ध्यान रखना J इक्वल टू I अपॉन ए। ए यहाँ पे है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो आप, और इसके अलावा यदि आप लिमिट टेंस टू जीरो लो, मतलब बहुत हल्के टाइम के लिए, मतलब बिल्कुल इंस्टेंट के लिए बात करें हम, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए, ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों ही याद रखना है आपको, किसको, डी आई मतलब बहुत हल्के टाइम के लिए, बिल्कुल हल्का करंट हो तो डी आई इक्वल टू जे डी ए भी लिख सकते हो और आई इक्वल टू जे डॉट ए भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमेशा ऐसा ही नहीं है कि इसके परपेंडिकुलर ही है, ये बोलता है कि एरिया की, अब एरिया तुम्हें पता है ना, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जो एरिया होता है ना वो उसकी डायरेक्शन होती है, और जो भी आपका एरिया ना उसके हमेशा परपेंडिकुलर, जैसे ये सर्किल है तो इसके परपेंडिकुलर देखो कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये एरिया की डायरेक्शन है। अब इसी के अलोंग आपका करंट होना चाहिए, मतलब करंट की डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल जीरो रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। अदरवाइज यदि यहाँ पे जीरो नहीं है तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि आई इक्वल टू जे डॉट ए, या फिर जे इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो आई अपॉन ए।
हाँ भाई, समझ में आया गौरव?